पढ़ेंगे कि वसा का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का होता है। यदि हम वसा का वर्गीकरण देखें या टाइप्स देखें तो इसको हम दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो इसकी पौष्टिकता के आधार पर और एक जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपस में किस तरह से मिलते हैं उसके आधार पर। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे पौष्टिकता के आधार पर, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसके आधार पर वी विल डिस्कस। अगर पौष्टिकता के आधार पर अगर हम डिस्कस करें तो ये जो है हम कह सकते हैं कि 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले सरल सरल लिपिड, दैट इज सिंपल लिपिड्स, ठीक है। सेकंड है यौगिक या संयुक्त, यानी कि कंबाइंड लिपिड्स या जॉइंट लिपिड्स। तीसरा है व्युत्पादित लिपिड्स, यानी कि डिराइव्ड, और चौथा है स्टेरॉल। अब पहले की ओर हम आते हैं सरल लिपिड। सरल लिपिड, जिसको कि हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं, ये हमारे आहार में सबसे ज्यादा होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 95% या 98% जो लिपिड्स हैं दे आर सिंपल। हमारे आहार में 98% लिपिड्स आर वेरी सिंपल, ठीक है। और ये जो विभिन्न अल्कोहल के साथ मिलकर ईस्टर का निर्माण करते हैं, इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल का तो एक अणु होता है और वसा के 3 अणु के साथ मिलकर बनता है, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें तो इसके 2 उदाहरण हैं। पहला है वसा या तेल, ठीक है, फैट या ऑयल जो होता है, और सेकंड है वैक्स, जैसे कि आप मोम कहते हो। वसा या तेल की तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वसा या जो तेल होता है वो कैसे बनता है। वो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है। और अगर हम वैक्स की बात करें तो वैक्स जो होता है वो वसीय अम्ल के मोनोडिहाइड तथा ड्राई हाइड्राइड अल्कोहल के जब आपस में मिलते हैं तो वैक्स का निर्माण होता है। वैक्स आपने देखा हुआ है, जो जमा हुआ सा होता है। और जो वसा या तेल होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वसा जो होता है वो 20 डिग्री जो तापक्रम होता है उसमें जम जाता है, और ऑयल जो होता है वो हमेशा तरल अवस्था में रहता है। अब हम आते हैं यौगिक लिपिड्स। यौगिक जैसे कि लग रहा है कि इट्स कंपाउंड, यानी कि आपस में जब 2 चीजें मिलती हैं तब इसका निर्माण होता है। तो ये वसा तथा अवसीय पदार्थ, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक जो लिपिड है वो बनता है, ठीक है। इसमें या तो इसके साथ प्रोटीन होता है या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। कोई भी अन्य पदार्थ जब वसा के साथ मिलता है तो वो यौगिक पदार्थ बनता है। अब इसकी हम बात करें उदाहरण की, तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, इसका है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है, नाम से ही लग रहा है कि इट्स फॉस्फोरस के साथ मिलकर के फॉस्फोलिपिड बनता है। और ये जीव द्रव्यों में यकृत है ना, गुर्दे यानी कि किडनीज, मांसपेशियां व उत्तकों में पाया जाता है फॉस्फोलिपिड। सेकंड हम बात करेंगे सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड जो होता है वो हम कह सकते हैं वसा के साथ क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपस में मिलते हैं तो सल्फोलिपिड का निर्माण होता है। देन कम्स ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स मींस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। और यह जो है मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रसस वसा के रूप में पाया जाता है। देन कम्स लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन जो होता है वो, उसका काम है रक्त में जो उपस्थित वसा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और ये क्या होता है, प्रोटीन प्लस फैट, दैट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन, और ये रक्त में पाया जाता है। और इसका हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का जो उपस्थित वसा का अधिकांश भाग लाइपोप्रोटीन का होता है, और ये वसा के स्थानांतरण में बहुत अधिक सहायक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान वसा को ले जाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देन तीसरे प्रकार का होता है डिराइव्ड लिपिड्स, दैट इज व्युत्पादित लिपिड्स। ये क्या होता है, सरल व संयुक्त जो वसा आपस में मिलती है तो ये डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं इसका निर्माण होता है, और इसका एग्जाम्पल स्टेरॉल है। स्टेरॉल को हम चौथा प्रकार का भी लिपिड मानते हैं। स्टेरॉल जो होता है ये वसीय समूह में नहीं आता, इट डजंट कम इन दिस ग्रुप, और इसमें लेकिन इसमें वसीय अम्ल व अल्कोहल जो है वो उपस्थित रहते हैं, और ये 2 प्रकार का होता है। पहला है इसका एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक प्राणी जगत का हम कह सकते हैं फैटी एसिड होता है, और ये सूर्य की किरणों से
हमारी जो त्वचा के नीचे जो हम कह सकते हैं विटामिन डी के निर्माण में बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा कोलेस्ट्रॉल की अधिक लेते हैं तो क्या होता है, हार्ट की बीमारी होती है, जो रक्त वाहिनियां होती है उसमें ये जमने लग जाता है और जो ब्लड प्रेशर जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कई बार व्यक्ति को हार्ट फेलियर भी हो जाता है। तो दैट मीन्स जो कोलेस्ट्रॉल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन डी, लेकिन इसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर में बहुत अधिक नुकसान देती है। जो नेक्स्ट है ऑर्गेस्टेरॉल। ऑर्गेस्टेरॉल भी विटामिन डी के निर्माण में हेल्प करता है, लेकिन ये वनस्पति जग से प्राप्त होता है। ये जो खमीर है ये बहुत अधिक हमारे शरीर में पाया जाता है और विटामिन डी के निर्माण में इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड ये हमें वेजिटेबल ओरिजिन से प्राप्त होता है और चयापचय में भी ये हमारे शरीर में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह आपने देखा कि दो ये हैं आपके स्टेरॉल जो है कोलेस्ट्रॉल एंड एल्कोस्टेरॉल, जो कि विटामिन डी के निर्माण में दोनों का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पौष्टिकता, उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है ग्लिसरॉल के 1 से 3 वसीय अम्ल के आधार पे, जो कि मैंने कहा इसके जो बॉन्ड्स होते हैं उसके आधार पे, किस तरह से बंधा हुआ है उसके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मोनोग्लिसराइड, जैसे कि नाम से लिख रहा है एक ग्लिसराइड होता है, एक ही बंध होता है जब इसका, यानी एक वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल होता है तब इसको कहते हैं मोनोग्लिसराइड। देन कम्स डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड यानी कि 2, जब ग्लिसराइड के साथ 2 वसीय अम्ल होते हैं तब उसको बोलते हैं डाइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल के साथ। और तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड, यानी कि ग्लिसरॉल के साथ 3 वसीय अम्ल होते हैं तब उसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। यानी कि ये वसीय अम्ल के नंबर पे डिपेंड करता है, ग्लिसरॉल प्लस कितने फैटी एसिड। जब 1 होएगा तो मोनो, जब 2 होंगे तो बाय, और जब 3 होएगा तो ट्राइग्लिसराइड। तो इस तरह से बंध के आधार पे भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा फैट्स जो है उनको क्लासिफिकेशन 2 तरह से किया गया है, अकॉर्डिंग टू इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू इट्स बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसके सोर्सेस क्या है, इसके प्राप्ति के साधन क्या है, बिकॉज फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि वसा जो है उसके क्या प्राप्ति के साधन है और उसके क्या कार्य।